एवरीवन, आज हम करेंगे हमारा जो BEVA E181 है उसका यूनिट 12 है। उसका जो नाम है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, वो चैप्टर हम करेंगे। उसके कुछ पार्ट्स करेंगे आज हम, ठीक है। तो करंट स्टेटस सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ये किसी एक जगह पे ही नहीं रहती हैं, बल्कि आपको इसके देखेंगे या किसी एक कंट्री में ही नहीं इसके जो असरात है वो पड़ेंगे। जो भी अगर पोल्यूशन होता है वो कहीं एक जगह पे नहीं रहता है, वो हर एक मतलब जो जो भी नज़दीक के एरियाज़ है या दूर दूर के एक टाइम आएगा वहाँ तक भी वो पहुँच जाता है। तो इसीलिए जो मतलब ये जो इम्पैक्ट है किसी भी जो मतलब पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसका किसी एक जगह जहाँ पे वो हुआ है वहीं पे नहीं रहता है, बल्कि वो पूरी दुनिया मतलब जो भी एरियाज़ हैं उसके आसपास जितने भी उन सब तक पहुँच जाता है। फिर उनके थ्रू आगे एरियाज़ है उनमें पहुँचता है। तो जो पोल्यूशन है वो कोई एक जगह पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं देखता, जैसे चाइना है तो मैं चाइना में नहीं जाऊँगा, या इंडिया है तो मैं इंडिया में ही रहूँगा, बल्कि वो जहाँ जहाँ पे वो जा सकता है वो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना है तो इसीलिए हमें मिलजुल के कुछ लॉज वगैरह जो हमारे इंडिया में है इंडिया में भी बनाने पड़ेंगे, प्लस हमें जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी मिल के हमें कुछ लॉज इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लॉज एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल लेजिस्लेशंस में क्या है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ओरिजिनली कोई भी डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं डाला गया है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मतलब डाला गया था उस टाइम पे। कोई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उस टाइम पे कोई भी हमारे जैसे अलग अलग लॉज वगैरह बनाए गए थे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, कोई लॉ वगैरह नहीं बनाया गया था। लेकिन जब हमारा यूनाइटेड नेशंस में एक कॉन्फ्रेंस होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, जो कि स्टॉकहोम में होता है, तो उस टाइम उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया और एक मतलब हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मतलब ये लॉ लाया गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है, मतलब 44th बार मतलब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें कुछ और नया ऐड किया जाता है, और वो ये ऐड किया गया था कि हमारे एनवायरनमेंट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कब ऐड किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और इसमें एक ये जो है एक ड्यूटी बना दी गई, एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई हर एक सिटीजन्स की, और ये बोला गया कि हर एक सिटीज़न को हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये कहाँ पे डाला गया? जो हमारा आर्टिकल 51A का क्लॉज जी है वहाँ पे इसको डाला गया था। तो ये अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात पता होगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप अगर गूगल पे भी देखेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, वो आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया इस ड्यूटी में, आप याद रखो, इसमें बोला गया कि जो भी हमारे इंडिया का सिटीज़न है उसका ये हर एक की ये ड्यूटी होगी कि उसको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। इसमें सारे फॉरेस्ट को भी उसको प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, उसका गलत यूज़ नहीं करना है। रिवर्स आपके हो गई या वाइल्ड लाइफ वगैरह हो गई, और जितने भी आपके लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब से मतलब एक कंपैशन होना चाहिए। ये नहीं किसी को पकड़ देखा और मार दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए हर एक सिटीज़न की ड्यूटी होगी कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। उसके बाद आप देखोगे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे स्टेट को दिया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि जब भी कोई हमारा स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, कोई भी लॉ वगैरह नया लाएगी ना, उस टाइम पे इन कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको। उनको ये अपनी नज़र में रखना है और ये देख के हमारे लिए कुछ लॉज बनाने हैं, ठीक है। ये उन पर मतलब ज़रूरी नहीं क्यों करेंगे, बट ऐसा है कि उनको देखना है, मतलब वो उनकी मर्ज़ी है, वो देखते हैं नहीं, बट है कि देखना है उनको, ये सजेस्ट किया गया है। तो हमारे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी दिया गया है। ये कहाँ पे? आर्टिकल 48A में दिया गया है। तो ये बोला गया है कि द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो इसमें ये बोला गया जो स्टेट है हमारा, यानी जो भी गवर्नमेंट जो है सारी, वो उसका ये काम रहेगा, वो अपने हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी और हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह उनका ख्याल रखेगी, उनको बचा के रखेगी, और जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है जो भी हमारी कंट्री की उसका ख्याल रखेगी। ये बोला गया इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। इससे पहले डायरेक्टिव ड्यूटी, वो सॉरी डायरेक्टिव नहीं, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी थी, अब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखा। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश किया जाता है 1980 में, जिसका ये काम था कि हमारी जो कंट्री है उसका एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे हमारी कंट्री के लिए। उसके बाद इसको एक और नाम दिया गया, इसको बोला गया कि द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है।
ये मुझे यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ये आप यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐड कर लेना, जो कि 1985 में उसका नाम दिया गया। और उसके बाद ये क्या होगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन मई 2014। उसके बाद इसको और एक इसका कुछ ऐड किया गया, इसमें कुछ और ऐड मतलब चीज़ें बोला गया कि ये और चीज़ें करनी है, तो उसकी बेसिस पे इसका और एक मई 2014 में आपका नाम दिया गया इसको। देखो सबसे पहले 1980 में इसका क्या नाम था, ये था आपका मतलब द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद 1985 में इसको नाम दिया गया कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद 2014 में इसको और इसका नाम बदला जाता है, उसका नाम रखा जाता है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो इस मिनिस्ट्री का क्या काम था, इसको जितने भी मतलब जो हमारे जो है मतलब एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस लॉज वगैरह या पॉलिसीज़ वगैरह जो भी बनाई जाएंगी उनको अच्छे से लागू करना है और उनको एडमिनिस्टर वगैरह करना है। और ये नज़र रखनी है कि कहीं पे कोई ज़्यादा मतलब कोई जंगल वगैरह तो नहीं काट रहा, पानी ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा है, वो सारा। उसके बाद आपका है ज़्यादातर जो हमारे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस वगैरह लॉज वगैरह हैं ये कैसे बनते हैं, एक्ट्स के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो एक उनको कौन बनाया जाता है, या तो पार्लियामेंट ज़्यादातर बनाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा में इनको कोई बिल वगैरह लाई जाती है फिर उसको लॉ बनाया जाता है, या उसके बाद जब सारी मतलब उसको एक मेजोरिटी मिलती है उसके बाद वो लॉ बन जाता है स्पीकर का, जब उसको हो जाता है प्रेसिडेंट का भी साइन मिल जाता है। और या तो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं आपके वो वहाँ पे अब अगर किसी एक स्टेट के लिए कोई लॉ लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो अभी के जो हमारे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है उनको 4 कैटेगरीज में आप ग्रुप कर सकते हो। एक होती है वाटर एक्ट्स, दूसरा होता है एयर एक्ट्स, तीसरा होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट्स और चौथा होता है जनरल एक्ट्स, ठीक है। 4 किस्म के एक्ट्स वगैरह हैं जिनको मतलब एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस आप बोल सकते हो हैं। तो सबसे पहले आपका वाटर एक्ट्स। तो सबसे पहले टू प्रोवाइड लेजिस्लेशन सपोर्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन पार्लियामेंट पास, तो क्योंकि हमें मतलब हमारे पानी को भी मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया जाता था, पानी का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन अभी भी हो रहा है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया, हमारे पार्लियामेंट ने एक मतलब ये एक्ट जो कि 1974 में उन्होंने पास किया, जिसका क्या नाम था द वाटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। ये उन्होंने एक्ट पास किया 1974 में। तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका ये था कि इसको इसके नाम से ही आप देख सकते हो पानी का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, और पानी को गंदा होने से बचाना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। वाटर एक्ट 1974 जो ये है ये एम करता है कि आप पानी को गंदा होने से बचाए और कंट्रोल में रखे, ठीक है। उसके बाद इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया, 1974 के जो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वर क्रिएटेड, इसमें कुछ बोर्ड्स मतलब कुछ लोगों के मतलब बोला गया ग्रुप्स बनाए गए और बोला गया ऑफिसर्स दिए गए और बोला गया यहाँ से तुम लोग क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे, जहाँ जहाँ पे भी पानी है वहाँ पे देखोगे कहीं पे पानी का जो ये है पानी ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा है, उसको टेस्ट करना। उनको इक्विपमेंट्स दिए गए, उनको बोला गया इनका सैंपल टाइम टू टाइम आपको देखना है कहीं पे कोई पानी ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई जो इंडस्ट्री है वो पानी को ज़्यादा गंदा तो नहीं कर रही है, कहीं पे ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रही है, ये सब इनको बोला गया तुम ये काम करना, ठीक है। तो ये बोर्ड्स वगैरह बनाए गए 1974 में। और इनको बोला गया तुम लोगों का ये काम भी होगा कि तुम लोग जो भी लॉज वगैरह होंगे वो तुम जो बनाए जाएंगे उनको तुम अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद टू मेंटेन एंड रिस्टोर द होलसमनेस ऑफ अवर, और इनको बोला गया कि जो भी हमारे एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं, जो भी उसमें फिशेस वगैरह हैं, जो भी अलग अलग जानवर जो पानी में रहते हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना है। अगर कोई कम हो रहा है तो उसको देखना है अच्छे से और उसको वापस से उस स्पीशी को ठीक करने की कोशिश करनी है ताकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो ठीक रहे। उसके बाद इनको बोला गया कि जो भी सैवेज या पोल्यूटेंट्स जो पानी में गंदी गंदी चीज़ें होती हैं जो लोग डालते हैं या जो उनके टॉयलेट्स वगैरह में से जो गंदा पानी चला जाता है इनमें वाटर बॉडीज़ वगैरह में, उनको टाइम टू टाइम देखना है कि कहीं पे ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं या लोगों को कैसे बता सकते हैं कि ये यहाँ से तुम लोग इसको ऐसे मत करो, ये इससे पानी सबके लिए गंदा हो रहा है। एंड इट्स ड्यूटी ऑफ द स्टेट पोल्यूशन बोर्ड टू इंटरवीन एंड स्टॉप सच एक्टिविटी। और अगर कहीं पे लग रहा है कि जो लोग आसपास हैं, कोई जो इंडस्ट्री है वो ऐसा कर रही है, जो भी गंदी चीज़ें वहाँ से निकल रही है इस पानी में डाल रही है, तो वो जो ये बोर्ड के जो लोग हैं वो उनके पास जाके उनको इस एक्टिविटी से रोक सकते थे।
और ऐसा इनको ये एक और लॉ में मतलब इनको ये भी पावर दिया गया कि कोई अगर इनकी बात नहीं मानता है और पानी को गंदा करता है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में भी डाल सकते हो अंडर सेक्शन 24 जो आपका है और 43 है, उसमें 1 साल से ज़्यादा आप उसको सज़ा भी दे सकते हो उस इंसान को, और कुछ उससे पैसे भी ले सकते हो क्योंकि उसने उस लॉ को तोड़ा है, उस पानी को गंदा अगर किया है। तो आप उस इंडस्ट्री को भी कर सकते हो ऐसा, और उस जो लोग आसपास कर रहे हैं उनको भी। उसके बाद अमेंडमेंट एक और की जाती है, इसमें और एक चेंजेस लाए जाते हैं जो कि 1988 में इसमें बोला गया कि इसको मतलब और थोड़ा, जिससे जो ये अमेंडमेंट 1988 आया ना, इसमें कुछ और पावर्स इस बोर्ड को दिए गए, ठीक है। तो बोला गया कि ये और पावर्स हैं, इससे तुम और अच्छे से अब काम कर सकते हो। अब क्या बोला गया, नाउ अ बोर्ड में, यहाँ पे अब जो बोर्ड है पहले तो सज़ा ही दे सकता था, अब लेकिन अगर बोर्ड को लगता है कि कोई इंडस्ट्री है वो पानी को मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा गंदा कर रही है, कोई ये कर रही है मतलब पानी में गंदी चीज़ें डाल रही है, तो उस इंडस्ट्री को स्टॉप भी ये कर सकते हैं, उसको रुकवा भी सकते हैं उसको, या पानी या जो पावर का सप्लाई है वो भी उसको रोक सकते हैं उनको ऑर्डर दे के, ठीक है। ये अब इनके पास पावर था। द पेनल्टीज आर मोर स्ट्रेजेंट एंड सिटीजन सूट प्रोविजन सपोर्ट्स द एनफोर्समेंट मशीनरी। उसके बाद इसमें जो पेनल्टीज़ वगैरह वो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें और ज़्यादा इनको बोला गया कि अगर तुम पानी गंदा करोगे और ज़्यादा सज़ा मिलेगी, और इसमें कोई भी सिटीज़न जो है उसको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है वो भी जाके गवर्नमेंट के पास ये कर सकता था, मतलब एफआईआर वगैरह कटवा सकता था, या ये कर सकता था, उस इंसान की शिकायत कर सकता था जो उसको लगता। उसके बाद इसमें एक और मतलब जो ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1974, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं। ये एक्ट कब आता है, 1977 में। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्ट क्रिएट्स इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिक्वायर लोकल अथॉरिटीज़ एंड सर्टन डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रीज टू पे सेस टैक्स फॉर वाटर। सेस होता है टैक्स, ठीक है, फॉर वाटर कंजप्शन। यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे मतलब अब पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह के लिए अथॉरिटीज़ को पैसा वैसा भी चाहिए ना, तो ऐसे ही कहाँ से गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से लाएगी। तो इनको बोला गया कि अब तुम लोग जो जो मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह पानी यूज़ कर रही है उनसे पैसा ले लो, और जो लोकल एरियाज़ वहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ वगैरह उनको बोला गया कि जो भी बड़ी बड़ी वहाँ पे कंपनीज़ वगैरह उन एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ है उनसे तुम पानी के ऊपर टैक्सेस वगैरह ले लो। उसके बाद जो ये कुछ ये थे दीज जो ये यहाँ से अब जो पैसे वैसे आते थे, जो भी इनकी टैक्सेस वगैरह रेवेन्यूज़ कलेक्ट करता था, उससे जो भी नए एक्ट्स वगैरह आते थे तो उसको अच्छे से लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने अब ये पैसे ये बोर्ड्स को बोला कि तुम यूज़ करो। उसके बाद आते हैं आपके एयर एक्ट्स, यानी हवा, जो हवा का पोल्यूशन है उसके लिए। To provide legislative support for prevention and control, the Government of India enacted a central legislation called the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। अब जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसको मतलब अब जैसे पानी के लिए उसने किया कुछ लॉज बनाए, तो इसी तरीके से जो हवा का पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए, उसके कंट्रोल में रखने के लिए उसको, तो एक हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक सेंट्रल लेजिस्लेशन एक्ट लाया जिसको हम बोलते हैं द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, जो कि एक्ट 1981 में लाया गया था। तो इस एक्ट का क्या एम था, इसका क्या मकसद था, जो भी पोल्यूशन हो रहा है एयर का उसको रोकना, उसको कंट्रोल में रखना और उसको कम करना। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, टू अनेबल एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स द एयर एक्ट एक्सप्लेन द वाटर एक्ट टू इंक्लूड एयर एक्सपेंडेड द एक्ट टू इंक्लूड एयर पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है, मतलब सारे एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उनको मिलजुल के सॉल्व करना है। ये नहीं कि जैसे वाटर पोल्यूशन है उसको अलग तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, जो वाटर पोल्यूशन है उसको अलग तरीके से, एयर पोल्यूशन को अलग तरीके से। इन सब को बोला गया कि इन सब के लिए सेम लॉज वगैरह कुछ लाएंगे जिन तरीके से सबको मतलब मिलजुल के जो एक बोर्ड होगा वो सब पे काम करेगा। तो यहाँ पे एयर एक्ट, जो इससे पहले हमारा वाटर एक्ट था ना, उसमें इन्होंने बोला कि अब एयर एक्ट कंट्रोल को भी उसमें डाल दो। उसके बाद यहाँ पे स्टेट्स जिनके पास वाटर पोल्यूशन बोर्ड्स नहीं था उनको बोला गया कि तुम क्या करो, एयर पोल्यूशन बोर्ड्स अब सेटअप कर दो। अगर तुम्हारे पास वाटर पोल्यूशन बोर्ड नहीं है, अगर जिनके पास वाटर पोल्यूशन बोर्ड था वही अब एयर पोल्यूशन पे भी काम करते, ठीक है। अब लेकिन जिनके पास वाटर पोल्यूशन बोर्ड ही नहीं था तो उनको बोला कि तुम अपने लिए एयर पोल्यूशन ग्रुप बना लो जो कि ये काम वाम रोकेंगे होने से। अंडर द एक्ट, इस एक्ट में बोला गया जितनी भी आपकी ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो कि कहीं किसी एरिया में मतलब जो भी
भी इस बोर्ड के अंडर एरिया आएगा, वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री अपना मतलब काम करती है, कोई इंडस्ट्री बनती है, तो उनको क्या करना था, इस जो स्टेट बोर्ड है उससे पहले कंसेंट लेना था, मतलब उनसे लिखवा के लेना था कि क्या हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। यहाँ पे बोला गया द स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेस्क्राइब एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स आफ्टर कंसल्टिंग द सेंट्रल बोर्ड एंड नोटिंग इट्स एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो उसके बाद ये बोला गया कि जो आपके यहाँ पे जितने भी स्टेट्स वगैरह उनको क्या करना था, सेंट्रल बोर्ड जो है ना, मतलब मेन जो बोर्ड है, उनसे बातचीत करके उनको बोलना था कि कितने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, कितना हम मतलब ऑटोमोबाइल्स वगैरह कितना पोल्यूशन निकाल सकते हैं, या कितने मतलब ये हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह को हम कितना बोल सकते हैं वो इतना ही दिन में मतलब धुआं वगैरह निकालेंगे, उस पर जितना फिर सेंट्रल बोर्ड उनको बोलती, फिर वही बात इनको क्या करनी थी, वहाँ उस एरिया में इंडस्ट्रीज़ वगैरह या जो गाड़ियाँ वगैरह उन तक वो बात पहुँचानी है। ठीक है, इनका ये काम था। उसके बाद इसको एक और इसमें अमेंडमेंट लाई जाती है जो कि आपकी आती है 1987 में। इससे क्या हुआ, इससे जो आपका ये जो ऑलरेडी एक ये एक्ट था इसको और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसमें और ज़्यादा पेनल्टीज़ वगैरह डाली गई, जिससे मतलब लोग डर जाते और वो मतलब ज़्यादा एयर पोल्यूशन वगैरह नहीं करते। तो यहाँ पे क्या बोला, जो यहाँ पे सेम जैसे वाटर में था ना कि इन बोर्ड्स को, यहाँ पे भी सेम बोला गया कि अब इनके पास पावर है, कोई भी इनको लगता है कोई इंडस्ट्री जो है वो गलत तरीके से ज़्यादा एमिशंस वगैरह निकाल रही है, ज़्यादा गंदगी फैला रही है हवा में, तो उसको वो रोक सकते थे, या अपनी जो वहाँ पे पावर वगैरह है या पानी उसकी ये सप्लाई है उसको रोक सकते थे, जिससे उनका काम ही ठप हो जाता। जो ये बोर्ड है वो मतलब अगर इसको लगता है कि कोई मतलब जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा एमिशन जितना इन्होंने उनको बोला है, जिस बोर्ड ने बोला है कि तुम दिन में इतना एमिशन निकाल सकते हो या महीने में इतना निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई जो बोर्ड जो इंडस्ट्री है वो उससे ज़्यादा कर रही है, तो जो बोर्ड है वो कोर्ट के पास भी जाके उनके खिलाफ कर सकता था, केस कर सकता है। उसके बाद 1987 में एक अमेंडमेंट जो ये था हमारा, इंट्रोड्यूस स्वीट प्रोविजंस अंडर इनटू एक्ट एयर एक्ट एंड एक्सटेंडेड द एक्ट टू इंक्लूड नॉइस पोल्यूशन। उसके बाद इसमें और मतलब स्वीट वाला जो प्रोविज़न वगैरह वो भी आ गया उसके बाद, और इसमें बोला गया कि ये जो आपका नॉइस पोल्यूशन है वो भी इस एक्ट के अंदर, जिस तरीके से वाटर एक्ट में आपका एयर एक्ट डाला गया ना, तो यहाँ पे इन्होंने जैसे इंटीग्रेटेड जो इन्होंने बोला था उस तरीके से हम करेंगे अप्रोच में, तो सेम इन्होंने इसमें अब नॉइस पोल्यूशन भी डाल दिया। उसके बाद है आपका एक और इसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वाला, वो मैं आपको आगे करा दूँगी।